प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को धन बचाकर जन जन को राहत देने वाला बताया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज से शुरू हुआ राज्य विधानसभा का बजट सत्र। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अब तक छत्तीसगढ़ के 188 छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी हुई। और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए इस बार होली पर राज्य में स्वदेशी पिचकारियों और हर्बल गुलाल बनी लोगों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को धन बचाकर जन जन को राहत देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बेहतर उपचार सुनिश्चित हो सका है। आज जन औषधि दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के संचालकों के साथ बातचीत की। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान ही इस परियोजना के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के खर्चे में 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मन की चिंता को कम करने वाली औषधि है, तो धन को बचाकर जन जन को राहत देने वाला का भी काम इसमें हो रहा है। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। अगर हम इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बिकी है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियों का प्रचार करने और इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस बार 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह मनाया गया। इस दौरान जन औषधि संकल्प यात्रा, मातृ शक्ति सम्मान, जन औषधि बाल मित्र, जन औषधि जन जागरण अभियान, आओ जन औषधि मित्र बनाएं और जन औषधि जन आरोग्य मेले जैसे विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि छत्तीसगढ़ जनहितकारी विकास के लिए देश और दुनिया में अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है और यहाँ के समावेशी विकास का मॉडल बहुत सफल रहा है। राज्यपाल ने आज राज्य विधानसभा के 13वें सत्र में अभिभाषण प्रस्तुत किया। बजट सत्र के पहले दिन आज सदन में सबसे पहले भारत रत्न लता मंगेशकर, पूर्व विधायक मदन सिंह डहरिया और रमेश वर्लियानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सदन के सदस्यों को इस वर्ष के पहले सत्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की बेहतरी के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में आई तेजी का सिलसिला लगातार जारी रहे। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्थानीय संसाधनों और जनता के आत्मगौरव के प्रति मेरी सरकार के बेहद संवेदनशील व्यवहार को भरपूर सराहना मिल रही है। समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत ही सफल रहा है। मेरी सरकार वास्तव में किसानों, वन आश्रितों और मजदूरों की सरकार है, जिनके आत्मसम्मान के लिए आय और भागीदारी बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। खेती के प्रति लोगों का रुझान लौटना अपने आप में बड़ी सफलता मानी जा रही है। खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान बना है।
राज्यपाल ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में सरकारी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला संवर्ग के रिक्त पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रयासों से प्रदेश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में प्रभावी रोक लगी है। इसी तरह प्रदेश में शांति व्यवस्था का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण हर क्षेत्र में विकास की गतिविधियों का भी विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति में भी पर्यावरण सम्मत रोजगार प्रधान संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिसके कारण 1950 औद्योगिक इकाइयों में लगभग 84,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और लगभग 36,000 लोगों को रोजगार मिला। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत आगामी 5 वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा की गई मदद के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। बातचीत करीब 35 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। श्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से सूमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चल रहे प्रयासों में यूक्रेन सरकार से लगातार मदद जारी रखने की अपील की है। इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छत्तीसगढ़ के 188 छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी हो गई है। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की सहायता के लिए नई दिल्ली में सहायता केंद्र बनाया गया है। यहां से छात्र छात्राओं को वाहन उपलब्ध कराने, उनके ठहरने और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही इन छात्र छात्राओं को अपने गृह नगर जाने के लिए एयर टिकट कराकर उनके परिजनों को सकुशल सौंपा भी जा रहा है। देश में अब तक 178 करोड़ 90 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 4,80,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। कल 9,620 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 4,362 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 4,23,98,000 से ज्यादा लोग कोविड से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.68% है। वहीं देश में अब तक 77 करोड़ 34 लाख से ज्यादा कोविड जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। राज्य की पॉजिटिविटी दर 0.44% पर पहुंच गई है। प्रदेश में 82 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कल राज्य के 10 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। वर्तमान में 831 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कोरिया जिले में आम लोगों की शिकायतों के निराकरण और उन्हें उचित न्याय दिलाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा जन दर्शन का आयोजन किया जा रहा है। यह जन दर्शन हर सोमवार और शुक्रवार को होता है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित इस जन दर्शन में दूरस्थ और दुर्गम इलाके के ग्रामीण भी अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए शुरू किए गए जन दर्शन कार्यक्रम को बेहतर प्रतिसाद मिला है। अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। पब्लिक इसमें दोनों दिन सोमवार और शुक्रवार को यहाँ पे जन दर्शन में आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। मैक्सिमम समस्या मैंने देखा इसमें सभी कुछ पारिवारिक इशू वाले आते हैं, कुछ पति पत्नी वाले इशू आते हैं। आज एक नया इशू देखने को मिला, उसमें पटना थाना क्षेत्र की एक महिला ये थी जो कि एक स्कूल में प्यून के पद पे काम करती है और इसके द्वारा ये बताया गया कि उसका बैंक से लोन लिया गया और लोन की राशि उसको नहीं मिली और कुछ लोग उसकी राशि निकाल लिए हैं। इस पर से मैंने तुरंत थाना प्रभारी को मैंने निर्देशित किया कि इसकी प्रॉपर जांच करें, जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आने वाले समय में लोगों की समस्याओं का निराकरण के लिए जिले के सभी डिवीजन कार्यालयों में जन दर्शन सुनवाई का कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रदेश में इस बार होली को लेकर भी वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि ग्राहकों के बीच स्वदेशी पिचकारियों और महिला समूह द्वारा बनाए गए हर्बल गुलाल की मांग ज्यादा बनी हुई है। रंगोत्सव के पर्व होली को लेकर सभी शहरों और कस्बों में रंग और पिचकारियों की दुकानें सजने लगी हैं। राजनांदगांव में भी होली का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। स्थानीय व्यापारी अतुल पांडे ने बताया कि लोग विदेशी पिचकारियों के बजाय स्थानीय स्तर पर बनी हुई पिचकारियां खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
हमारे यहाँ सबसे कम कीमत 10 रुपए से चालू हो करके 200-300 रुपए तक की रेंज में है। और इस वर्ष सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ चाइनीज़ आइटम का चलन अब बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया है और इंडिया में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बहुत ही बेहतर कीमत पे पिचकारियाँ, रंग, हर्बल गुलाल, महिला समूह द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल, इन सब की मांग भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है स्किन के लिए और ये सब नुकसानदायक भी नहीं है। वहीं होली मिठाइयों के बिना अधूरी मानी जाती है। इस बार होली के त्योहार में छत्तीसगढ़ की परंपरागत मिठाइयों और व्यंजनों का बाजार सजा हुआ है। इनमें ठेठरी, खुरमी, गुजिया शामिल हैं। राजनांदगांव के दुकानदारों और आम लोगों ने तो अन्य नागरिकों से भी स्वदेशी व्यंजन अपनाने की अपील की है। हमारे यहाँ स्वदेशी व्यंजन बन रहे हैं जैसे गुजिया, नमकीन, खाजा, लड्डू, गुलाब जामुन होली के लिए रेडी कर रहे हैं और हमेशा बनता ही है। छत्तीसगढ़ का विशेष व्यंजन जो है ठेठरी, कुर्मी, जो ये विशेष तौर पे बनता ही है और लगभग प्रायः घरों में बनता है। जैसे अन्य मिठाइयाँ तो जो है जो होटलों से खरीदी जाती है या कोई एक दूसरे को गिफ्ट करता है उसमें दूसरी अन्य मिठाइयाँ आती, लेकिन ठेठरी, कुर्मी एक ऐसी ये करना चाहिए छत्तीसगढ़ की परंपरा की एक ऐसी मिठाई है कि आप गुलाल लगाने अगर किसी के घर आप जाते हैं तो आप खाएं या ना खाएं लेकिन आपको ज़रूर परोसा जाता है। स्थानीय व्यंजन का आनंद यदि हम नहीं लेते तो वो तीज, वो पर्व, वो त्यौहार अधूरा है। हमारे छत्तीसगढ़ में विशेषकर किसी भी पर्व में, किसी भी मौके में ठेठरी, खुरमी, अनरसा, गुजिया का बड़ा महत्व है। चाहे होली रहे, चाहे दिवाली रहे, चाहे तीज का पर्व रहे, चाहे हरेली रहे या कोई भी पारंपरिक त्यौहार, हर पर्व में छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का, स्थानीय व्यंजनों का भरपूर आनंद लेते हैं। होली में स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ने से ऐसी उम्मीद है कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को। उनका निधन 7 मार्च 1961 को हुआ था। पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। पंत के दादा बद्री दत्त जोशी ने उनका पालन पोषण किया और इससे पंत के राजनीतिक विचारों को दिशा मिली। सक्षम वकील के रूप में प्रसिद्ध पंत को कांग्रेस ने 1920 के दशक के मध्य में काकोरी केस में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और अन्य क्रांतिकारियों को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पंत को गंभीर चोट लगी। इसके कारण वे जीवन भर सीधे खड़े नहीं हो सके। गांधी जी से प्रेरित होकर पंत ने अपने क्षेत्र में नमक मार्च आयोजित किया, जिसके लिए 1933 में उन्हें जेल जाना पड़ा। प्रोविंशियल कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के कारण पंत को 7 महीने की जेल हुई। 1934 में पंत को केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। राजनीतिक कौशल के कारण पंत को कांग्रेस के नेताओं की सराहना मिली और वे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता बना दिए गए। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 1940 में पंत को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। 1942 में पंत को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उन्हें अहमदनगर किले में 3 वर्ष की कैद हुई। खराब सेहत के कारण मार्च 1945 में पंत को रिहा कर दिया गया। 1937 में प्रांतीय चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को संयुक्त प्रांत में बहुमत मिला और पंत 17 जुलाई 1937 को संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने। 1946 के चुनावों में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में एक बार फिर बहुमत प्राप्त किया और पंत को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया। वे 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी इस पद पर रहे।
जवाहरलाल नेहरू ने 10 जनवरी 1955 को पंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनाया। गृह मंत्री के रूप में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पंत की मुख्य उपलब्धि थी। 1957 में पंत को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। महान स्वाधीनता सेनानी को हमारा नमन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।